जय हिंद दोस्तों। मैं अमित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमित मेहंदा क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो चैप्टर नंबर 2 है इंडियन पॉलिटिका एम लक्ष्मीकांत बुक का जो 6 एडिशन है उस देखने वाले हैं। इसमें है संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण की मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे हमारा संविधान बना है। सबसे पहले विचार जो दिया था वो किस व्यक्ति ने दिया था, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं। अगर मैंने बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के ऊपर पिछला लेक्चर बनाया था, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हो तो कृपया इस लेक्चर से देखने से पहले उस लेक्चर को जरूर देखें। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पर मैं एनसीईआरटी और करंट अफेयर्स के एमसीक्यू की पीडीएफ डालता रहता हूँ। तो कृपया जो मेरा अमित मेहंद्रा क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है उस चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। आइए देखते हैं संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की मांग कब उठी थी? तो भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एमन रॉय, एक एमन राव है, उन वे दूसरे व्यक्ति हैं, ये एमन रॉय हैं, इन्होंने रखा था। रॉय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ये जो वामपंथी थी ये समाज में आर्थिक व जातीय समानता के लिए लड़ते थे, यानी कि समाज में आर्थिक व जातीय समानता के लिए ये जनता के लिए लड़ते थे। आगे बात करते हैं। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। उसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, यानी कि जो संविधान सभा बनती उसमें ओनली जो थे वो इंडियन या भारतीय ही लोग होने चाहिए थे, ना कि कोई ब्रिटिश या कोई बाहर का व्यक्ति नहीं होना चाहिए था, उन्होंने ये कहा है। नेहरू की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। जो नेहरू जी की ये मांग थी कि इसमें ओनली जो भारतीय संविधान सभा होगी उसमें ओनली इंडियन या भारतीय लोग होने चाहिए, तो वो ब्रिटिश सरकार ने इस बात को मान लिया। इसे सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। जो ये नेहरू जी की मांग थी ये अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानी जाती है। सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, जिसे क्रिप्स मिशन भी बोला जाता है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था, यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था तो 1939 से 1945 तक ये द्वितीय विश्व युद्ध चला। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को दो स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए, यानी कि जो ये मुस्लिम लीग थी इसने कहा कि भारत को दो हिस्सों में बांट दो, जिससे जो इस टाइम वर्तमान समय में एक भारत है और दूसरा पाकिस्तान है। ये उस टाइम पर मुस्लिम लीग की जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हों। अनंतः भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा गया। इस मिशन ने दो संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया। ये जो जो मिशन था इसने इस मांग को ठुकरा दिया कि नहीं, जो भी होगा सिर्फ एक ही होगा। उसने इस मुस्लिम लीग की इस मांग को ठुकरा दिया। विधानसभा के निर्माण की योजना सामने रखी जिसे मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट कर दिया है। लेकिन जो जो एक कैबिनेट मिशन था उसने एक ऐसी संविधान सभा की निर्माण की योजना बनाई तो उससे मुस्लिम लीग संतुष्ट हो गया। संविधान सभा के गठन की बात करते हैं। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। योजना की विशेषताएं थी। जिस योजना की विशेषताएं निम्नलिखित थी। नंबर 1 क्या है? संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी, लेकिन इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत की, यानी कि जो 296 सीटें थी इस 389 में से वो इंडियन ब्रिटिश की होनी थी। 93 सीटें देसी रियासतों की थी, यानी कि जो वहाँ की भारत में जो देसी रियासतें थी उनकी ये 93 सीटें होनी थी। जहाँ पर कुछ राजा महाराजा अपने स्वायत्त के अधीन कार्य कर रहे थे उनकी ये 93 सीटें होनी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चयन और 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से होना था। हर प्रांत व देशी रियासतों अथवा छोटे राज्यों के मामले में राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। मोटे तौर पर कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट की आवंटित की जानी थी, यानी कि जो जहाँ पर यानी कि एक व्यक्ति प्रतिनिधित्व करता 10 लाख वोटों पर। नंबर 4 पर बात करते हुए चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल
संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। यह है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, जो कि आज हमारे राष्ट्रपति के या उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो वहाँ पर सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम प्रयुक्त किया जाता है। जब ये सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम का कॉन्सेप्ट आएगा राष्ट्रपति चुनाव में, तब मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा कैसे कैसे इस सिस्टम के तहत भारत के राष्ट्रपति को चुना जाता है। इन सब के बारे में बताऊंगा जब राष्ट्रपति चुनाव होगा। नंबर 5 पे बात करते हैं। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। अतः यह स्पष्ट था कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित की निकाय थी। इसके अलावा सदस्यों का चयन प्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुआ। एक क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के चुनाव के लिए किस टाइम हुआ था, तो जुलाई से अगस्त में 1946 में हुआ था। ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटें हेतु इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र समुदायों को 15 सीटें मिली। यहाँ आप देख सकते हैं 296 सीटों में 208 जो सीटें हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ले ली। हालांकि देशी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें भर नहीं पाई, क्योंकि जो 93 सीटें देशी रियासतों को दी गई थी वो भर नहीं पाई। उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय ले लिया। जब उनकी सीटें नहीं भरी गई तो उन्होंने क्या काम करा, अपने आप को इस संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय ले लिया। यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के महज मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, तथापि इसमें प्रत्येक समुदाय हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को जगह मिली। इनमें महिलाएं भी शामिल थी। महात्मा गांधी के बात को छोड़कर दें तो सभा में उस समय भारत की सभी बड़ी हस्तियां शामिल थी। क्वेश्चन ये आता है कि क्या संविधान सभा में महात्मा गांधी जी सम्मिलित थे, तो आंसर है नो। महात्मा गांधी संविधान सभा के किसी भी हिस्से या किसी भी कार्य में संविधान सभा के महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था। ये पॉइंट याद रखना। आगे बात करते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया, यानी कि जो ये बैठक थी संविधान सभा की तो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, क्योंकि मुस्लिम लीग को यहाँ पर ज़्यादा सीटें नहीं मिल पाई थी और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। यानी कि जो फ्रांस में क्या हुआ था कि जो संविधान सभा थी वहाँ पर एक अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, तो फिर जो वो वरिष्ठ अध्यक्ष थे तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन ये आता है कि स्थायी सदस्य अध्यक्ष कौन थे, तो स्थायी जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये पॉइंट याद रखना। आगे बात करते हैं। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और उसी प्रकार डॉक्टर एस सी मुखर्जी तथा बीटी कृष्णमाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। दूसरे शब्दों में संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। यानी कि जब संविधान सभा थी उसके जो स्थायी अध्यक्ष थे तो वो तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उसके जो उपाध्यक्ष थे तो एक तो थे एच सी मुखर्जी और दूसरे थे बीटी कृष्णमाचारी। ये पॉइंट याद रखना। आगे बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव की। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। क्वेश्चन ये आता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया, तो वह पंडित नेहरू ने। और ये कब पेश किया, 13 दिसंबर 1946 को। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। इसमें कहा गया है जो भी हमारे संविधान की संरचना थी, कैसा होना है, कितना आर्टिकल होने हैं, सब इसमें इस उद्देश्य प्रस्ताव में थे। तो क्वेश्चन ये आता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, तो वो पंडित नेहरू थे। और कब पेश किया था, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था संविधान सभा के सामने। नंबर 1, यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु का मतलब ये कई बार क्वेश्चन वर्ड आ गया। संप्रभु का मतलब ये होता है कि वह देश या राज्य है जिसे अब जो अपने निर्णय
विदेशी चाहे वो आंतरिक हो, वो स्वयं लेता है, यानी कि जितने भी निर्णय होते हैं उसके देश या राज्य में वह स्वयं निर्णय लेता है, उसकी संसद निर्णय लेती है, तो उसे संप्रभु गणराज्य कहते हैं। घोषित करती है और अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा की गई। नंबर 2 बात करते हैं, ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र और भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। इसमें ये कहा गया है कि ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र और भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र और भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। यानी कि कोई ये, जैसे कि हमारा भारत है, जैसे कि ये हमारा भारत देश है, उस टाइम पे बांग्लादेश ये सब इसमें होते थे, तो इसमें ये कहा गया कि जो भी भारत के बाहर के राज्य या क्षेत्र जो भारत में शामिल होना चाहते हैं, ये जो भी अंदर हैं, ये जैसे कि कोई राजा महाराजा का क्षेत्र थे वो भारत में शामिल होना चाहेंगे तो वो भारत का एक हिस्सा होंगे। आगे बात करते हैं नंबर 3 पर, उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियाँ उनमें निहित रहेंगी और प्रशासन के संचालन के लिए वे सभी शक्तियाँ केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होंगे उन राज्यों को प्राप्त होंगी। करें संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियाँ एवं प्राधिकार इसके अभिन्न अंग है और सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। भारत देश में जिस तरह की भी सुविधाएं, सुख सुविधाएं जो भी उपलब्ध होंगी वो सब भारत की जनता के लिए होंगी। पॉइंट 5 की बात करते हैं, भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समता, विचार एवं व्यक्ति विश्वास, ब्राह्मण संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता और लौकिक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। इसमें कहा गया है कि भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक और आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता, न्याय, सामाजिक और आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता हो गई और सुरक्षा भी, अवसर की समानता, यानी कि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी, मतलब किसी नौकरी या किसी पर्टिकुलर जॉब में। और विधि के समक्ष समानता, लॉ के सामने सभी समान होंगे, यानी कि जो भारत में लोग रहते हैं उनके लिए जो भी लोग लॉ हैं, जो भी कानून है वो सभी के लिए समान होंगे, चाहे वो कोई अंबानी हो या कोई टाटा बिरला हो या कोई रेलवे पर सोने वाला कोई व्यक्ति हो, उसके लिए लॉ सबके लिए बराबर होंगे। और विचार एवं अभिव्यक्ति, यानी कि जो तुम्हारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तुम्हारी फ्रीडम ऑफ आइडियाज़ हैं, उसके लिए भी आपको स्वतंत्रता होगी। विश्वास, आप मतलब विश्वास मतलब फेथ, आप किसी भी रिलीजन्स को अपना सकते हैं, उसमें विश्वास कर सकते हो, वो आपके स्वतंत्रता है। फिर है भ्रमण, आप भारत के किसी भी राज्य में जा सकते हो, यानी कि इधर गुजरात से लेकर असम तक और जम्मू कश्मीर से लेकर JNK से लेकर तमिलनाडु तक। JNK उस टाइम पर भारत में शामिल नहीं था, ये बाद में हुआ है। तो यहाँ की भ्रमण करने के आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, इस सब के लिए आपके लिए स्वतंत्रता होगी। संगठन बनाने आदि स्वतंत्रता, यानी कि आप कोई भी संगठन बना सकते हो, जैसे कि RSS चल रहा है और बहुत सारे संगठन हैं जो चल रहे हैं, भीम आर्मी संगठन है, इन सब के बारे में आप किसी भी टाइम अपने स्वतंत्रता के अनुसार संगठन बना सकते हैं। लोक नैतिकता, पब्लिक एथिक्स की स्थापना सुनिश्चित की गई। आगे बात करते हैं नंबर 6, अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और जनजातीय क्षेत्रों के लिए लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यानी कि अल्पसंख्यक मतलब जैसे कि SC ST OBC और जनजातीय ST माते जनजातीय क्षेत्र वाले लोग को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी, यानी कि इनको पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी, क्योंकि वहाँ पर उस टाइम पर SC ST व पिछड़ा वर्ग के लिए इतना कुछ खास सुविधाएं नहीं थी, तो सरकार ने उनको सुरक्षा देने की भी कल्पना की थी। इसमें बात करते हैं 7वीं, संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा, यानी कि जो संघ यूनियन है उसकी जो एकता है उसको बनाए रखा जाएगा। इसके भू क्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यानी कि जो भारत देश है उसका जो भू क्षेत्र है उसके समुद्र, वायु सबसे सुरक्षा प्रदान की जाएगी विधि के अनुसार, यानी लॉ के अनुसार। नंबर 8 पे बात करते हैं, इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा। विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निमित्त उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। आगे देखते हैं, इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 नहीं है 1947 है 1947
को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसने संविधान के स्वरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी, यानी कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो 13 दिसंबर 1946 को आया। किसके द्वारा लाया गया? वह पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसकी जो स्वीकृति मिली है वो 22 जनवरी 1947 को मिली। यहाँ पर गलत है, इसमें 1947 है। आगे बात करते हैं स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन। संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाली देशी रियासतों के प्रतिनिधि धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे, यानी कि क्योंकि इन्हें पूरा बहुमत नहीं मिला था तो इस वजह से इन्हें अपने आप को खुद को अलग रख लिया था, तो लेकिन धीरे धीरे संविधान सभा में शामिल होने लगे। और 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना है। क्वेश्चन ये आता 3 जून 1947 को किस नाम से जाना जाता है, तो वो माउंटबेटन योजना है। क्वेश्चन आ चुका है ये वाला, माउंटबेटन योजना को किस नाम से जाना जाता है, वो 3 जून 1947 को। इस तरह से भी, किस तरह से भी घुमा के दे सकते हैं क्वेश्चन आपको एग्जामिनर हैं। स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों के ज़्यादातर प्रतिनिधियों ने सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर ली और भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए, यानी कि जो भारतीय हिस्से में मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो भी इस सभा में शामिल हो गए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में निम्न 3 परिवर्तन किए। जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, इसमें 3 परिवर्तन हुए। तो क्या क्या देखते हैं। पहला तो है सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया। संप्रभु मैंने आपको पीछे बता दिया है संप्रभु क्या होता है, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार दे दिया। यानी कि इसमें कहा गया है सभा को पूरी तरह संप्रभु है, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती है, और सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार होगा। यानी जो संविधान सभा है, इसने जो भी कानून बनाया, क्योंकि ये संप्रभु निकाय है, ये चाहे तो जो ब्रिटिश ने कानून बनाए हैं उसको रद्द कर सकती है या बदल सकती है, ये इसकी शक्ति थी। क्योंकि वो संप्रभु हो गया। संप्रभु मैंने तुमको बताया है, संप्रभु वो होता है जो अपने डिसीजन खुद लेता है, यानी कि जो मेकिंग डिसीजन होते हैं, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, यानी विदेशी हो या आंतरिक हो, उन मामलों में वो स्वयं जो अपने निर्णय लेता है उसे संप्रभु कहते हैं। नंबर 2 की बात करें, संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। यानी कि जो संविधान सभा थी वो एक विधायिका बन गई। विधायिका का मतलब क्या होता है, जो विधेयक बनाती हैं, यानी कि जो कानून बनाने के लिए जो कानून बनाती हैं उसे विधेयक कहते हैं। 2 शब्दों में कहा जाए तो सभा को 2 अलग अलग काम सौंपे गए। इनमें से एक था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा था देश के लिए आम कानून बनाना। इन दोनों को अलग अलग दिन काम करना था। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती तो इसकी अध्यक्षता कौन करते? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब बतौर विधायिका होती तब इसकी अध्यक्षता जी मावलंकर करते थे। क्वेश्चन ये आएगा कि जब विधायिका का कार्य करती थी संविधान सभा, तो उस टाइम पर उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जी मावलंकर। और जब संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी उस टाइम पर कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही और इस समय तक संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था। यानी कि इस समय तक ये संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था। आप देख सकते हैं उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था? 13 दिसंबर 1946। और इसे पारित कब किया गया? 22 जनवरी 1947। और संविधान सभा का जो पूर्ण कार्य हुआ था, जो संविधान निर्माण हुआ था, वो 26 नवंबर 1949 को। ये तीनों डेट इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन तो आ चुका है UPPSC वेलफेयर स्कीम जो होती है 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आ चुका है कि 26 कि भारत का जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो कब पारित माना गया था, तो वो था 22 जनवरी 1947। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, तीसरे नंबर की बात करते हैं। मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान में शामिल हो चुके क्षेत्रों का संबंध है। भारतीय संविधान सभा से अलग
गए। इसकी वजह से सन 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत तय की गई सदस्यों की कुल संख्या 389 सीटों की बजाय 299 तक रह गई। भारतीय प्रांतों और औपचारिक रूप से ब्रिटिश प्रांत की संख्या 296 से 229 रह गई और देशी रियासतों की संख्या 93 से 70 कर दी गई। और 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार सदस्यता को अध्याय के अंत में तालिका 2.4 में प्रस्तुत किया गया है। अब देखते हैं अन्य कार्य में बात करेंगे इसके। संविधान अन्य कार्य की बात करें, संविधान के निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा में निम्न कार्य भी किए गए। मतलब जो आम कानून थे, मैंने आपको बताया था विधायिका भी काम करने लगी थी ये संविधान सभा, और संविधान निर्माण में भी, तो इसके और भी काम करती थी ये। जैसे कि इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ में भारत सदस्यता का सत्यापन किया। जो कॉमनवेल्थ है वो 1949 में भारत ने ग्रहण की उसकी सदस्यता। नंबर 2 पे बात करते हैं, इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। क्वेश्चन ये भी आ चुका है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। आप देख सकते हैं राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों एक ही दिन अपनाए गए, और राष्ट्रीय ध्वज जो था वो 22 जुलाई को अपनाया गया। और जो भारत ने जो कॉमनवेल्थ की, जो आपने सुना होगा कॉमनवेल्थ जो गेम है वो होते हैं, तो भारत को सदस्य कब ली थी? मई 1949 में। और कॉमनवेल्थ में वही नेशन सदस्य गेम में पार्टिसिपेट करते हैं जिसके ऊपर ब्रिटिश ने राज किया हो, वही देश कॉमनवेल्थ गेम में हिस्सा लेते हैं। आगे बात करते हैं नंबर 5, इसने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। क्वेश्चन ये आता है कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम इसकी बात करते हैं संविधान की। यह संविधान 2 साल 11 माह और 18 दिन में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। क्वेश्चन ये आएगा कि संविधान कितने टाइम में बना? तो 2 साल 11 माह और 18 दिन में। और उसकी कुल कितने बैठकें हुई? तो वो 11 बैठकें हुई थी। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिन तक विचार हुआ, और संविधान के निर्माण पर 64 लाख रुपया खर्च आया। आप देख सकते हैं 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया, फिर उनका अवलोकन किया गया और फिर विचार किया गया, तब जाकर हमारा देश का संविधान बना है। कहते हैं ना कि लोग बाकी जो भारत देश है उसका जो संविधान है वो उधार लिया हुआ संविधान है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो हमारे विश्व विख्यात विजेता थे, मतलब संविधान निर्माण करने वाले, उन्होंने 60 देशों का संविधान पढ़कर तब अपने देश में कौन सी चीज़ लेनी है वो सब डाली है। तभी तो आज तक हमारा देश जब से आज़ाद हुआ इस संविधान के अनुसार चल रहा है। जिस टाइम आप चाहे उस टाइम पर संविधान संशोधन कर सकते हैं, और संविधान संशोधन कठोर भी है और लचीला भी है। आप देख सकते हैं सब आगे मिलेगा। तो हमारा संविधान उधार लिया हुआ संविधान नहीं है, ये दूसरों को की चीज़ों से सीखकर उनको एनालाइज कर कर तभी हमारे संविधान का निर्माण किया गया है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। आप क्वेश्चन ये आता है कि अंतिम बैठक कब हुई थी संविधान सभा की? तो वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतिम संसद के रूप में काम किया। यानी कि जब तक 1951-52 के जो चुनाव नहीं हुए थे तब तक जो संविधान सभा थी इसने एक अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। देखते हैं संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया। इनमें से 8 बड़ी समितियां थी तथा अन्य छोटी। इन समितियों तथा उनके अध्यक्ष के नाम से इस प्रकार है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन ये आता है संविधान सभा की कितनी समितियां थी? तो 8 तो बड़ी थी, बाकी सब छोटी थी। कहते हैं बड़ी समितियों की, पहली है संघ शक्ति समिति, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। प्रारूप समिति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन ये आता है कि प्रारूप ड्राफ्टिंग भी बोला जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। नंबर 5 देखते हैं मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, परामर्शदाता समिति सरदार पटेल। इस समिति के अंतर्गत निम्नलिखित 5 उप समितियाँ थी। नंबर 1 मौलिक अधिकार उप समिति JV कृपलानी।
अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी। नंबर 3 पे देखते हैं, उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति नाथ बरदाई। छोड़े गए एवं आंशिक रूप से जोड़े गए क्षेत्रों असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा के लिए उप समिति जो थी वो AB ठक्कर थी। बात करते हैं, उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर जनजाति नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर NEFT बोलते हैं। उप समिति नंबर 6 प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और नंबर 7 है राज्यों के लिए समिति, राज्यों से समझौता करने वाले जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप इनको एक बार नज़र में निकाल लेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं वो ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में पूछा जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी को हम आगे जाके बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। कौन सी थी? छोटी समितियों के बारे में बात करें तो कौन कौन सी थी? नंबर 1 वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्याय क्रेडेंशियल समिति अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। और सदन समिति B पट्टाभी सीतारामैया। कार्य संचालन समिति डॉक्टर M के मुंशी। और नंबर 5 है राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 6 बात करते हैं, संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति GV मावलंकर। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति S बरदाचारी जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति B पट्टाभी सीतारामैया। और 9 है संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति नलिनी रंजन सरकार जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। 11 बात करते हैं, भाषाई प्रांत आयोग SK डार, ये भी सभा के सदस्य नहीं थे। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति जवाहरलाल नेहरू, यानी जो ड्राफ्टिंग समिति कमेटी थी उसने जो भी अपना कार्य किया उसकी जो जांच करनी थी वो जवाहरलाल नेहरू जी को करनी थी। प्रेस दीर्घा समिति उषा नाथ सेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष कौन थी? तो वो उषा नाथ सेन थी। नागरिकता पर तदर्थ समिति S बरदाचारी। अब बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के ऊपर। ड्राफ्टिंग कमेटी के ऊपर तो संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसमें 7 सदस्य थे जिनके नाम इस प्रकार हैं, आप याद कर सकते हैं। जो प्रारूप समिति थी इसके 7 सदस्य थे। उसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, आप शुरू में देख सकते हैं। इसके जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। और N गोपाला स्वामी अयंगर एक इसके सदस्य थे। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव, इन्हें BL मित्र की जगह लिए जो जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। ये क्वेश्चन आ चुका है कि वो माधवराव जी थे, उन्होंने किसकी जगह ली थी? तो वो है BL मित्र की जगह ली थी। और TT कृष्णाचारी, इन्होंने 1948 में DP खेतान जो थे, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि DP खेतान की किसने जगह ली थी? तो वो TT कृष्णाचारी थे। विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधन का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया। यानी कि जो ये प्रस्ताव था जो ये रखा गया था तो इसके लिए 8 माह तक का चर्चा करने का समय दिया गया। लोगों की शिकायतों, आलोचना और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। यानी जो पहला प्रस्ताव था वो फरवरी 1948 में आया और सेकंड जो इसका प्रारूप का प्रकाशित किया गया वो अक्टूबर 1948। ये दोनों डेट याद रखना। आगे बात करते हैं, प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम समय लिया। इस दौरान उसकी कुल 141 बैठक हुई। आप देख सकते हैं 6 महीने में 141 बैठकें की। तब क्या आप देख सकते हैं हमारा जो संविधान था उसकी 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा और कितनी बैठकें हुई? ओनली 11 बैठकें हुई थी। संविधान का प्रभाव में आना। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इसका जो लास्ट में प्रारूप था वो 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। और इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया था। यानी कि जब वो क्वेश्चन ये आएगा कि संविधान पहली बार कब पढ़ा गया था, वो था 4 नवंबर 1948 को।
सभा में इस पर 5 दिन 9 नवंबर 1949 तक आम चर्चा हुई, यानी कि इस जो ये अंतिम प्रस्ताव था इस पर 5 दिन की चर्चा हुई थी। क्वेश्चन आता है कि जो संविधान का प्रस्ताव का जो अंतिम पड़ाव जिसे बोलते हैं, यानी कि अंतिम प्रारूप था, तो उस पर कितने दिन की चर्चा हुई थी? तो वो थी 5 दिन की चर्चा हुई थी उस पर। आगे बात करते हैं संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ और इसमें संविधान पर खंडवार विचार किया। यह कार्य 17 अक्टूबर 1949 तक चला। इस संविधान में कम से कम 7653 संशोधन प्रस्ताव आए, जिनमें से वास्तव में 2473 पर ही सभा में चर्चा हुई। संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, ये जो प्रस्ताव पेश किया और संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया। इस पर अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए। सभा में कुल 299 सदस्य में से उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन यहाँ से दो निकलते हैं। क्वेश्चन जो दो निकलते हैं कि इस सभा में कुल कितने सदस्य थे? 299। और जब ये संविधान लागू हो रहा था तो उस टाइम पर हस्ताक्षर करने वाले कितने थे? 284, यानी कि 15 व्यक्ति अब्सेंट थे। संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया है जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया व स्वयं को संविधान सौंपा। जो हमारा प्रस्तावना देखोगे तो वहाँ पर लिखा गया है 26 नवंबर 1949, ये डेट उल्लिखित है। अब देखते हैं 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। क्वेश्चन ये आता है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियाँ थी? तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया। प्रस्तावना को पूरे संविधान लागू करने के बाद, यानी जो प्रस्तावना थी उसे सबसे बाद में। क्वेश्चन ये आता है कि प्रस्तावना को संविधान के शुरू में लागू किया गया या बाद में? तो आंसर है बाद में। नए विधि मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, लॉ मिनिस्टर, ने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा। उन्होंने सभा के कार्यकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्हें अपनी तर्कसंगत व प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता था। उन्हें भारत के संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन ये आएगा कि संविधान का पितामह किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन पीसीएस में आ चुका है। पितामह किसे कहा जाता है? तो वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बहुत ही जानी मानी हस्ती थी ये। अम्बेडकर को भारतीय संविधान के पितामह के रूप में पहचाना जाता है। इस महान लेखक, संविधान विशेषज्ञ, अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता और भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार को आधुनिक मनु के नाम की संज्ञा दी गई है। संविधान का परिवर्तन 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, चुनाव तथा संसद, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षक से जुड़े कुछ प्रावधान। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 स्वतः ही लागू हो गए। प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, यानी कि संविधान जो पूर्णतः है जो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लेकिन कुछ आर्टिकल थे जो पहले ही लागू हो गए, ये आर्टिकल आप ध्यान देना। और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो ये गणतंत्र दिवस है हमारा 26 जनवरी, तो क्योंकि इसको हमारा संविधान लागू हुआ था तो ये गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। इसी दिन 1930 में राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस के मनाया गया। संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। और हालांकि एबोलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949 लागू रहा। ये एक्ट था एबोलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949 लागू रहा। ये एक्ट जो था ये लागू रहा। संविधान सभा की कुछ आलोचनाएं भी हुई। जो आलोचना है वो देख सकते हैं क्या है। आलोचकों ने विभिन्न आधारों पर संविधान सभा की आलोचना की है। ये आधार जो है यह प्रतिनिधि निकाय नहीं था, यानी आलोचकों ने दलील दी कि संविधान सभा प्रतिनिधि सभा
नहीं थी, क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। यानी कि इसका जो संविधान सभा के जो सदस्य चुने गए थे वो अप्रत्यक्ष मताधिकार से चुने गए थे। नंबर 2 कहते हैं संप्रभुता का अभाव है, यानी कि कहना है कि संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी, क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ है। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा अपनी बैठकों से पहले सब ब्रिटिश सरकार से इजाज़त लेती थी, यानी कि कोई भी बैठक होती थी संविधान की तो वो ब्रिटिश सरकार से इजाज़त लेती थी। नंबर 3 में कहा गया है समय की बर्बादी। आलोचकों के अनुसार संविधान सभा ने इसके निर्माण में जरूरत से कहीं ज़्यादा समय लिया है, यानी कि जो संविधान निर्माण है इसमें कुछ ज़्यादा ही समय लिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने मात्र 4 माह में अपना काम पूरा कर लिया था। निराजुद्दीन अहमद संविधान सभा के सदस्य हैं। इसके लिए अपनी अवमानना दर्शाने के लिए प्रारूप समिति हेतु एक नया नाम गढ़ा। उन्होंने इसे अपवहन समिति कहा है। और देखते हैं कांग्रेस का प्रभुत्व। आलोचकों का आरोप है कि संविधान सभा में कांग्रेसों का प्रभुत्व था। ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविल ऑस्टिन ने टिप्पणी की कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। क्वेश्चन ये आएगा, ये आता है कि ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा संविधान सभा के बारे में। तो संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस है वही भारत है और वही सभा, सब कुछ कांग्रेस ही है। देखते हैं 5वें नंबर पर वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा में वकीलों और नेताओं का बोलबाला रहा है। उन्होंने कहा कि समाज के अन्य वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। उनके अनुसार संविधान के आकार और उसकी जटिल भाषा के पीछे यही एक मुख्य कारण है, यानी कि जो संविधान कठिन बनाया गया है वो यही कारण है। और सही बात भी है, क्योंकि जो संविधान है वो टोटल जो यानी पॉलिटिक बैकग्राउंड के होते हैं वही सब वकील बनते हैं। इसमें कोई टीचर नहीं था, कोई कार्यकारी क्लर्क कोई किसी टाइप का कोई व्यक्ति नहीं था। ओनली इसमें सिर्फ वकील ही थे जो राजनीतिज्ञ थे। हिंदुओं का प्रभुत्व। कुछ आलोचकों के अनुसार संविधान सभा में हिंदुओं का वर्चस्व था। लॉर्ड विस्कॉन्ट ने इसे हिंदुओं का निकाय कहा है। इसी प्रकार विंस्टन चर्चिल ने टिप्पणी की कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है। कुछ आवश्यक तथ्यों के बारे में जानते हैं। संविधान सभा द्वारा हाथी का प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया था। CRV राव, ये देखो वो MN रॉय था, ये CRV राव है, को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। 4 पे बात करते हैं। LN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया गया था। प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा भारत संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। मूल संविधान एक प्रावैमय इटैलिक शैली में उनके द्वारा हस्तलिखित किया गया है। जो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा हैं, इन्होंने जो संविधान लिखा है अपनी कलम से वो हैं प्रेम बिहारी नारायण ज्यादा। आगे बात करते हैं 6 पे। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया है, जिनमें मंदलाल बोस और बियहोर राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। नंबर 7 कहते हैं मूल प्रस्ताव को प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा द्वारा हस्तलिखित एवं बियहोर राम मनोहर सिन्हा द्वारा जाति में सौंदर्यीकृत और अलंकृत किया गया, यानी कि जो उसमें अलंकृत किया गया है फूल वूल इस टाइप के जो दिए गए हैं सब अंदर उसमें, तो वो जो हैं बियहोर राम मनोहर सिन्हा थे। और लिखा जो है तो वो नारायण राय ज्यादा जो प्रेम बिहारी हैं उन्होंने लिखा है। नंबर 8 पे देखते हैं मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया है, जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत ज्यामित किया है। दोस्तों अगली जो वीडियो होगी वो लेक्चर नंबर 3 होगा, संविधान की प्रमुख विशेषताओं के ऊपर होगा कि संविधान की क्या क्या विशेषताएं, इन सबके ऊपर होने वाला अगला वीडियो। अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अमित महिंद्रा क्लासेस के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप वहाँ कर जाकर उस लेक्चर की PDF ले सकते हैं। प्लीज़ गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स जरूर करें। कमेंट्स में आपको क्या, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।